हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने सल्फ़र सिस्टम स्टार्ट किया था। हमने सल्फ़र सिस्टम का फेज़ डायग्राम पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि जो सल्फ़र है उसके दो एलोट्रॉपिक फॉर्म्स होते हैं, रोम्बिक सल्फ़र और मोनोक्लिनिक सल्फ़र। ये दोनों ही सॉलिड फॉर्म्स होते हैं। साथ में इसका सल्फ़र का एक लिक्विड फॉर्म भी होता है, लिक्विड फेज़ होता है। और सल्फ़र की जो चौथी फेज़ होती है वो वेपर फेज़ होती है। इस प्रकार से हमने पढ़ा कि सल्फ़र के चार फेजेस होती हैं। सल्फ़र सिस्टम में चार फेजेस होती हैं: ठोस रोम्बिक सल्फ़र, ठोस मोनोक्लिनिक सल्फ़र, लिक्विड सल्फ़र यानी द्रव सल्फ़र एवं वेपर सल्फ़र यानी एसवी यानी गैसियस सल्फ़र, गैसियस सल्फ़र। तो इस प्रकार से हमने चार फॉर्म्स सल्फ़र की पढ़ी। उसके बाद हमने फेज डायग्राम को कर्व्स, पॉइंट्स, कर्व्स, ट्रिपल पॉइंट्स और एरियाज में हमने सल्फ़र के फेज डायग्राम को बांटा तथा हमने फिर उसके सल्फ़र सिस्टम के कर्व्स के बारे में पढ़ा कि एफ ए कर्व जो होता है इसको सब्लिमेशन कर्व ऑफ रोम्बिक सल्फ़र कहते हैं। ए सी कर्व को हम ट्रांजिशन कर्व ऑफ रोम्बिक सल्फ़र इनटू मोनोक्लिनिक सल्फ़र कहते हैं। सी डी कर्व को हम फ्यूज़न कर्व कहते हैं और ए बी कर्व को हम सब्लिमेशन कर्व ऑफ मोनोक्लिनिक सल्फ़र कहते हैं। बी सी कर्व को हम फ्यूज़न कर्व ऑफ मोनोक्लिनिक सल्फ़र कहते हैं तथा बी ई कर्व को हम वेपर प्रेशर कर्व और वेपराइजेशन कर्व कहते हैं। आज हम सल्फ़र सिस्टम के एरियाज़ के बारे में पढ़ेंगे तथा ट्रिपल पॉइंट्स एवं मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले एरिया। एरिया कवरिंग एफ ए सी डी के एफ ए सी डी वक्र के बाएं भाग का एरिया, बाएं भाग का क्षेत्रफल। इस क्षेत्रफल में सॉलिड सल्फ़र यानी रोम्बिक सल्फ़र यानी कि विषम लंबाक्ष सल्फ़र यहाँ उपस्थित होती है और चूँकि एक फेज़ उपस्थित होती है अतः नंबर ऑफ डिग्रीज़ ऑफ फ्रीडम यहाँ कितनी होंगी? यहाँ नंबर ऑफ डिग्रीज़ ऑफ फ्रीडम 2 प्राप्त हो जाती हैं हमें। और नंबर ऑफ डिग्रीज़ ऑफ फ्रीडम 2 प्राप्त होने का मतलब क्या है कि इस एरिया में उपस्थित किसी भी बिंदु को एक्सप्लेन करने के लिए हमें दो वेरिएबल्स प्रेशर और टेम्परेचर दोनों को ही बताना आवश्यक होगा। अर्थात उस बिंदु के संगत प्रेशर और संगत टेम्परेचर दोनों ही बताने की आवश्यकता पड़ेगी, तब उस बिंदु को हम एक्सप्लेन कर पाएंगे। अगला एरिया है एरिया कवरिंग एबीसी कर्व यानी एबीसी वक्र के अंदर का एरिया। इस एरिया में सॉलिड सल्फर मोनोक्लिनिक फॉर्म में अर्थात एकांताक्ष गंधक ठोस फॉर्म में उपस्थित होती है, ठोस फेज में उपस्थित होती है, सॉलिड फेज में उपस्थित होती है। अतः यहाँ भी नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हमें F = C - P+2 से हमें डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 2 प्राप्त होती है। अर्थात इस एरिया में उपस्थित किसी भी बिंदु को एक्सप्लेन करने के लिए हमें ताप तथा दाब दोनों वेरिएबल्स को बताना आवश्यक है। फिर हम आते हैं एरिया कवरिंग DCBE वक्र। DCBE वक्र में जो एरिया है उस एरिया में सल्फर की लिक्विड फेज उपस्थित है, अतः यहाँ भी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का मान 2 प्राप्त होता है। और इस प्रकार से किसी भी बिंदु की व्याख्या करने के लिए हमें टेम्परेचर और प्रेशर दोनों को एक्सप्लेन करना जरूरी हो जाता है। इस प्रकार से नेक्स्ट जो एरिया है वो है FABE कर्व के नीचे का भाग, नीचे का भाग के द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल। इस क्षेत्रफल में सल्फर की वेपर फॉर्म यानी गैसियस फॉर्म उपस्थित होती है, अतः इस एरिया में भी सल्फर के फेज डायग्राम को किसी भी बिंदु को एक्सप्लेन करने के लिए हमें दोनों वेरिएबल्स प्रेशर और टेम्परेचर को एक्सप्लेन करना आवश्यक होगा। अब हम आते हैं पॉइंट्स पर। इस फेज डायग्राम, सल्फर के फेज डायग्राम में देखिए ट्रिपल पॉइंट ए, ट्रिपल पॉइंट सी, ट्रिपल पॉइंट बी तथा मेटास्टेबल पॉइंट ओ उपस्थित है। ट्रिपल पॉइंट ए, ट्रिपल पॉइंट ए पर रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर और वेपर सल्फर आपस में इक्विलिब्रियम में उपस्थित हैं। इस ट्रिपल पॉइंट ए त्रिक बिंदु पर सल्फर की 3 फेजेस रोम्बिक सल्फर,
मोनोक्लिनिक सल्फर, यहाँ रोम्बिक सल्फर है, ठोस रोम्बिक सल्फर, ठोस मोनोक्लिनिक सल्फर तथा गैशियस वेपर सल्फर उपस्थित है। तीनों परस्पर साम्य में हैं, अतः यह त्रिक बिंदु कहलाता है। इस बिंदु पर चूंकि 3 फेजेस परस्पर साम्य में हैं, अतः यहाँ तंत्र जो है वह एचर है, यानी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है वो 0 प्राप्त होती हैं, अतः यहाँ सिस्टम एचर है। अर्थात इस बिंदु की व्याख्या करने के लिए इस बिंदु की व्याख्या अपने आप हो जाती है, क्योंकि इस बिंदु के संगत ताप और दाब का मान हमेशा फिक्स होता है। यह बिंदु तभी प्राप्त होता है जबकि तंत्र का टेम्परेचर 95.6 डिग्री सेंटीग्रेड हो और प्रेशर 0.006 मिलीमीटर ऑफ मरकरी हो। अगला त्रिक बिंदु है बिंदु बी। इस त्रिक बिंदु पर मोनोक्लिनिक सल्फर, सॉलिड फेज ऑफ मोनोक्लिनिक सल्फर, लिक्विड फेज और सल्फर की वेपर फेज तीनों परस्पर साम्य में उपस्थित होती हैं, अतः इसे मोनोक्लिनिक सल्फर का त्रिक बिंदु भी कहा जाता है। इस बिंदु पर भी सिस्टम जो है वो नॉन वेरिएंट यानी एचर होता है, क्योंकि इस बिंदु का भी संगत ताप और दाब हमेशा फिक्स होता है। फिक्स टेम्परेचर 120 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर 0.04 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, अर्थात यहाँ बिंदु एचर होता है। नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 0 होती हैं। फिर हम आते हैं अगले त्रिक बिंदु सी पर। सी जो त्रिक बिंदु है, इसके संगत ताप 150 डिग्री सेंटीग्रेड तथा दाब 190 एटमॉस्फेयर हमें प्राप्त होता है, अर्थात ये निश्चित ताप और दाब पर ही उपस्थित होते हैं। और इस त्रिक बिंदु पर सी पर रोम्बिक सल्फर, लिक्विड सल्फर तथा मोनोक्लिनिक सल्फर अर्थात 2 सॉलिड सल्फर्स और लिक्विड सल्फर परस्पर इक्विलिब्रियम में होती हैं, अतः यह बिंदु भी त्रिक बिंदु कहलाता है और सिस्टम यहाँ नॉन वेरिएंट होता है, एचर होता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट बिंदु पर, बिंदु ओ। त्रिक बिंदु ओ पर मोनोक्लिनिक सल्फर और लिक्विड सल्फर और वेपर सल्फर परस्पर साम्य में उपस्थित होती हैं और इस प्रकार यह मेटास्टेबल पॉइंट कहलाता है, मित स्थायी त्रिक बिंदु कहलाता है। अब यदि बिंदु ए पर, जिस पर बिंदु एफ ए कर्व पर रोम्बिक सल्फर और वेपर सल्फर परस्पर उपस्थित है, तो एफ ए कर्व पर इसी उपस्थित किसी बिंदु पर यदि हम रोम्बिक सल्फर को गर्म करें तो यह रोम्बिक सल्फर मोनोक्लिनिक सल्फर में परिवर्तित हुए बिना जो सल्फर है वो लिक्विड सल्फर में परिवर्तित हो जाती है और यहाँ लिक्विड और वेपर परस्पर इक्विलिब्रियम में होते हैं और हमें एओ वक्र प्राप्त होता है। चूँकि इतने ऊपर के ताप पर यानी 114 डिग्री सेंटीग्रेड पर मोनोक्लिनिक सल्फर उपस्थित होनी चाहिए, रोम्बिक सल्फर नहीं रहती है और मोनोक्लिनिक सल्फर उपस्थित होनी चाहिए, परंतु रीअरेंजमेंट के लिए सल्फर के एलिमेंट्स के रीअरेंजमेंट के लिए हमें इसको टाइम नहीं मिलता है, अतः यह बिंदु मेटास्टेबल बिंदु कहलाता है तथा यह वक्र एओ वक्र जो है ये मेटास्टेबल कर्व कहलाता है। इसी प्रकार से ओबी कर्व भी मेटास्टेबल कर्व होता है, जो कि ईबी कर्व का एक्सपेंशन है, पीछे की तरफ एक्सपेंशन है। ईबी कर्व पर लिक्विड सल्फर वेपर सल्फर के साथ इक्विलिब्रियम में रहती है, तो इस पर उपस्थित यदि सिस्टम को, यदि तंत्र को हम ठंडा करें, सल्फर को ठंडा करें, तो वह लिक्विड सल्फर जो है यह मोनोक्लिनिक सल्फर में परिवर्तित नहीं हो पाती है और लिक्विड सल्फर और वेपर सल्फर ही इक्विलिब्रियम में रहती हैं और इसका टेम्परेचर कम हो जाता है और हमें 114 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमें लिक्विड सल्फर वेपर सल्फर ही प्राप्त होते हैं। इस प्रकार यह भी मित स्थायी साम्य को प्रदर्शित करता है। फिर डीसी कर्व का एक्सटेंशन जो है वो सीओ कर्व है। डीसी कर्व का एक्सटेंशन भी सीओ कर्व है और इस सीओ कर्व पर रोम्बिक सल्फर लिक्विड सल्फर के साथ परस्पर साम्य में उपस्थित होती हैं, अर्थात रोम्बिक सल्फर मोनोक्लिनिक सल्फर में परिवर्तित नहीं होती है, क्योंकि टेम्परेचर इस सिस्टम का इतना फास्टली हम कम करते हैं कि अणुओं, ठोस अणुओं को वापस मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट के लिए टाइम नहीं मिलता है, अणुओं की पुनर्व्यवस्था के लिए टाइम नहीं मिलता है, इसलिए रोम्बिक सल्फर मोनोक्लिनिक सल्फर में ना परिवर्तित होकर लिक्विड सल्फर ही वेपर सल्फर जो लिक्विड सल्फर ही रोम्बिक सल्फर के साथ इक्विलिब्रियम में रहती हैं, अतः इस सिस्टम को हम इस वक्र को हम मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं।
इस प्रकार से हमने ये देखा कि ये जो कर्व्स हैं, एओ कर्व, ओबी कर्व तथा ओसी कर्व मेटास्टेबल वक्र हैं, जो कि सामान्य परिस्थिति में प्राप्त नहीं होते हैं। ये सल्फर को अचानक गर्म करने या अचानक तेजी से गर्म करने या अचानक धीरे धीरे ठंडा करने पर सल्फर को हमें यह वक्र प्राप्त होते हैं। अब हम आते हैं टाई रेखा पर। टाई रेखा एक्स एक्स डैश, माना एक्स बिंदु पर सल्फर सिस्टम हमारा उपस्थित है, एक्स बिंदु पर सल्फर की रोम्बिक सल्फर फॉर्म उपस्थित है। अब हमने प्रेशर को कांस्टेंट रख के सल्फर को धीरे धीरे गर्म करना शुरू किया। धीरे धीरे गर्म करना शुरू किया तो जैसे ही हम जी बिंदु पर पहुँचे, जी बिंदु पर रोम्बिक सल्फर मोनोक्लिनिक सल्फर में परिवर्तित होना शुरू हो जाती है। और जब तक पूरी तरह से रोम्बिक सल्फर मोनोक्लिनिक सल्फर में नहीं परिवर्तित होती है, तब तक तंत्र का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। और जब सारी की सारी रोम्बिक सल्फर मोनोक्लिनिक सल्फर में परिवर्तित हो जाती है तो फिर से तंत्र का टेम्परेचर बढ़ने लगता है तथा हम बिंदु एच पर पहुंचते हैं, जो कि एच बिंदु जो है यह बीसी वक्र पर उपस्थित है। इस बिंदु एच पर मोनोक्लिनिक पहुंचते ही मोनोक्लिनिक सल्फर जो है वो लिक्विड सल्फर में परिवर्तित होना शुरू हो जाती है। जब पूरी सारी मोनोक्लिनिक सल्फर सॉलिड फॉर्म लिक्विड सल्फर में परिवर्तित हो जाती है तो फिर से टेम्परेचर बढ़ने लगता है तथा लिक्विड सल्फर का टेम्परेचर बढ़ते हुए हम बिंदु आई पर पहुंचते हैं। बिंदु आई जो है वो ईबी वक्र पर उपस्थित है और ईबी वक्र पर उपस्थित होने के कारण बिंदु आई पर जो लिक्विड सल्फर है वो वेपर सल्फर में परिवर्तित होना शुरू हो जाती है, अर्थात सल्फर का वाष्पीकरण होना शुरू हो जाता है। और इस प्रकार से जब पूरी की पूरी लिक्विड सल्फर वेपर सल्फर में परिवर्तित हो जाती है, तब फिर से वेपर सल्फर गैसियस सल्फर का टेम्परेचर बढ़ने लगता है और हम बिंदु एक्स डैश पर आ जाते हैं। तो इस प्रकार से जो टाई रेखा है, यह टाई रेखा एक निश्चित वेरिएबल, किसी एक वेरिएबल को फिक्स करके दूसरे वेरिएबल में परिवर्तन करके, यहाँ हमने प्रेशर को फिक्स कर दिया तथा तापक्रम में परिवर्तन करके हम विभिन्न तापक्रम में परिवर्तन होने से सल्फर के फेज डायग्राम प्रावस्था चित्र में सल्फर की किस प्रकार से प्रावस्थाएं परिवर्तित होती हैं, इसका हम अध्ययन करते हैं। तो आज का हमारा सल्फर सिस्टम का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। धन्यवाद।